अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में डिक्टेटरशिप जो वर्ड है उसको आपने कंटिन्यूसली सुना है। आज हम जानेंगे कि इंडिया के जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, और अभी के जो वन ऑफ द सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के नरेंद्र मोदी जी, उनमें क्या ऐसे एलिगेशंस जो दोनों अपोजिशन पार्टी ने लगाए थे, ऐसे क्या डिसीजंस थे जिस पर लोगों ने और अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि वो एज ए डिक्टेटर देश में सर्व कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को डेमोक्रेसी बचाने का आखिरी मौका है। ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर। पीएम मोदी एक डिक्टेटर है, ऐसा दावा है ऑलमोस्ट सभी ऑपोजिशन पार्टीज, कुछ बड़े न्यूज चैनल्स और इन्फ्लुएंसर्स। I'd like, obviously, because that's a question directed towards the state of emergency, which you declared in 1975. No, it was both. No, it was both. It was supported from outside. But you required the special powers on the basis of internal upheaval. The Shah Commission, which was set up to inquire whether there were any cause to take you to court and have you condemned for excesses, abuses of power. In that report, तो ये कहानी ऐसी है कि 1975 में इंदिरा गांधी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 21 महीने के लिए देश में इमरजेंसी लगा दी थी। अब वो इमरजेंसी इसलिए लगी थी, ऐसा कहा जाता है कि 12 जून 1975 को जगमोहन सिन्हा, जस्टिस जगमोहन सिन्हा जो उस वक्त के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया कि गवर्नमेंट मशीनरी जो उन्होंने यूज़ की थी इलेक्शन के दौरान, ऐसा कहा जाता है, तो एलिगेशन थे कि इंदिरा गांधी ने जब इलेक्शन थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उस वक्त के, उन्होंने यूज़ किया था गवर्नमेंट मशीनरी को, गवर्नमेंट के साधन को, इसलिए उन्हें 6 साल के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसक्वालीफाई कर दिया। और उस डिसीजन को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस डिसीजन को इंदिरा गांधी ने फिर से जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, वहाँ पे चैलेंज किया। लेकिन आप यकीन मानेंगे, उस वक्त जो जस्टिस थे VR कृष्णा अय्यर, उन्होंने 24 जून को सेम डिसीजन को अपहेल्ड किया और उनके जितने प्रिविलेजेस थे इंदिरा गांधी जी के एज ए MP उसे स्टॉप कर दिया और उनके वोटिंग राइट्स ले लिए, और 6 साल तक जो उनका डिसक्वालिफिकेशन था एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको अपहेल्ड किया। पर उन्होंने एक ऑप्शन उन्हें रखा था कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो काम कर सकते हैं जब तक कि एक्चुअल निकाल, एक्चुअल रिजोल्यूशन इस अपील का नहीं आता। ये डिसीजन देखकर जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई और बड़े बड़े लीडर्स उस वक्त के, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी और भी अपोजिशन में जितने लीडर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जितनी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे, जैसे कि पुलिस और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के डिसीजंस नहीं मानना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से ये डिसीजन देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, इमोरल है, अनएथिकल है। इस प्रोटेस्ट को काफ़ी हाई लेवल पे ले जाने की तैयारी चल रही थी उस वक्त, और लोगों को इस प्रोटेस्ट पे सपोर्ट भी मिल रहा था अपोजिशन लीडर्स को। इसे देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्ट्रेट अवे जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके पास जाके इमरजेंसी प्रोक्लेम की। आप सबको पता है कि हम देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है जब वॉर की स्थिति है, या इंटरनल एग्रेशन है, या एक्सटर्नल से एग्रेशन हो रहा है देश के ऊपर, तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इसमें इंदिरा गांधी ने ऐसा कहा कि इंटरनल एग्रेशन हो रहा है, देश की इंटरनल हालात ख़राब हो रहे हैं, इस वजह से इन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दिया। और साथ ही साथ उसी दिन 24 तारीख को जब फैसला आया, वेरी नेक्स्ट डे जब अपोजिशन पार्टी इसको तूल दे रही थी ये मामले को, तो उन्होंने 25 जून 1975 को इमरजेंसी पूरे देश भर में लगा दी। 3 घंटे के अंदर जितने प्रिंटिंग प्रेस थे, उन सब की, जो न्यूज़पेपर्स छापते थे, उन सब की जो है इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई। और बहुत सी जगहों पर जो पॉलिटिकल अरेस्ट होते हैं अपोजिशन लीडर्स को, ऐसा कहा जाता है कि उन सब को उठाकर जेल में डाल दिया गया। और यूजुअली ऐसा होता है कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना इमरजेंसी नहीं लग सकती, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट ने कहा
प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे इमरजेंसी लगी और इसका जो अप्रूवल है वो बाद में हुआ कैबिनेट की तरफ से। ऐसा कहा जाता है कि जो अभी के भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं अपोजिशन द्वारा, कि ऐसा कहा जाता है कि जब भी इंदिरा गांधी को एलिगेशंस लगते हैं उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पे कि जब भी उनकी कोई बात नहीं मानी जाती थी, जैसे कि कुछ पॉलिसीज़ थी प्राइवेट पर्स जिसे कहा जाता है कि उस वक्त के जब महाराजा थे उन्हें गवर्नमेंट को एक अमाउंट देना पड़ता था, एक अमाउंट डिसाइडेड था हमारे संविधान में, वो ऑप्शंस आके उन्हें एक साल में, महीने में या जो भी टेन्योर में एक अमाउंट दिया जाए उनके खर्च के लिए। इंदिरा गांधी जी का मानना था कि संविधान में सभी लोग एक समान हैं और वो एक समान होने की वजह से किसी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता था। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था कि अपने कानून में जो एक अमेंडमेंट, एक बिल के थ्रू ऑर्डिनेंस पास करके एक अमेंडमेंट लाया था और इस चीज़ को एबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। साथ ही में कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि इंदिरा गांधी जी को भारत के जो बैंक्स थे, ऑलमोस्ट 14 बैंक थे, उसे नेशनलाइज करना था। बहुत से अपोजिशन इसके भी खिलाफ थे, लेकिन कुछ इनके डिसीजंस हुए लोगों के हित में। आज भी जैसे आप देखेंगे SBI बैंक वगैरह नेशनलाइज बैंक है और वो सक्सेसफुल चल रहे हैं। अब कुछ ऐसे फैसले जो है अपोजिशन ऐसा कहता था, जैसे आज भी अपोजिशन मोदी जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ कहता है कि ऐसे डिसीजंस है जिससे उन्हें डिक्टेटर बनाया जाता है। ऐसे ही डिसीजंस इंदिरा गांधी जी पर भी लोग कहते थे, उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे कहते थे कि उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए जिससे उनके ऊपर भी डिक्टेटरशिप के एलिगेशंस आते थे। जैसे कि उन्होंने मोर देन 1 लाख पॉलिटिकल जो लोगों को उन्होंने डिटेन किया बिना उनके फैमिली को बताए, बिना उनके ऊपर चार्जेस क्या है वो बताए। तो एक फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा था, ऐसा एलिगेशन उन पर था। फिर उसके बाद उन डिटेनीज़ को टॉर्चर किया जा रहा था, एब्यूज़ किया जा रहा था, ऐसा एलिगेशन एक और था। और जो गवर्नमेंट फोर्सेस है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ यूज़ किए जा रहे थे। उस वक्त जो बड़े लीडर थे, जैसे मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी, विजय राजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, राज नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और बड़े बड़े लीडर्स हैं, आडवाणी, अरुण जेठमलानी, ये सब लीडर्स को जो है जेल के अंदर डाल दिया गया था इमीडिएटली। और कुछ लीडर्स को काफ़ी 1-1.5 साल तक, जब तक इमरजेंसी थी तब तक उन सबको जेल के अंदर ही रखा गया था। जैसा आज नरेंद्र मोदी के ऊपर एलिगेशन है कि वो गोदी मीडिया या मीडिया जो है वो अपने लिए चलाते हैं, जैसे कि मन की बात हो गई। सेम वे उस वक्त भी एलिगेशन लग रहे थे कि जो दूरदर्शन है और जितने रेडियोज़ है वो गवर्नमेंट अपने प्रोपेगेंडा के लिए चला रही है। और ड्यूरिंग इमरजेंसी ऐसे एलिगेशंस थे कि संजय गांधी जो है वो एक पॉपुलर सिंगर हमारे किशोर कुमार, उन्हें कांग्रेस के लिए रैलीज़ में गाना गाने कहते थे, पर उन्होंने इस चीज़ को डिक्लाइन किया। तो डिक्लाइन करने के बाद उनके जितने भी गाने थे जो ब्रॉडकास्ट होते थे ऑल इंडिया रेडियो पे, दूरदर्शन पे, वो सबको 4 मई 1976 से इमरजेंसी ख़त्म होने तक किशोर कुमार के जितने गाने थे वो सब बैन कर दिए गए। एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगता था कि जो फोर्स स्टेरिलाइजेशन है, जो नसबंदी कहा जाता है, वो फोर्सफुली लोगों पे करा जा रहा था। एक और एलिगेशन था जहाँ पर जो गरीब लोग हैं, लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो टर्कमेन गेट जामा मस्जिद के पास थे, वो सबको डिमोलिश किया गया। सिमिलर आप देखेंगे एलिगेशन जो है नरेंद्र मोदी के भी आज के तारीख। उस वक्त की जो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स थी कांग्रेस की 1971 में, उनकी सीट्स थी 352 और 2019 में जो सीट्स है बीजेपी की 303 कुछ सीट्स थी, तो तभी भी कांग्रेस के पास फुल मेजॉरिटी थी। अब हम आ जाते हैं बीजेपी के ऊपर। बीजेपी में आप देखेंगे कि सिमिलर वे से एलिगेशंस लग रहे हैं, उनके भी बहुत से कंट्रोवर्शियल डिसीजंस है, जैसे कि जो कि ऑलरेडी उन्होंने अपने आप देखा जाएंगे तो 2019 के मैनिफेस्टो में उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं, ट्रिपल तलाक लाने वाले हैं, NRC लाने वाले हैं, आर्टिकल 370 निकालना चाहते हैं वो। और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके पूरा किया।
वो बात अलग है कि बीजेपी के कुछ डिसीजंस जो अपोजिशन एलिगेशन लगाता है कि उनके डिसीजंस कम्युनल डिसीजंस है, एक कम्युनिटी के खिलाफ है, और उस डिसीजंस को उन्होंने कंटिन्यूसली लेते गए। और उन्होंने ईडी, ये भी कहा जाता है कि उन्होंने जो गवर्नमेंट मशीनरीज है, जैसे कि इंदिरा गांधी जी पे था एलिगेशन, वैसे ही नरेंद्र मोदी पर भी है कि वो ईडीज और दूसरे सीबीआईज को लोगों के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं, इलेक्शन के प्रचार के लिए यूज़ कर रहे हैं। फार्मर बिल्स के खिलाफ काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई। रफ़ाइल जो डील थी उसके ऊपर लोगों ने आवाज़ उठाई। CAA NRC के लिए आज भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जो फ्यूल के प्राइस है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे मैंने कहा, वैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो सिमिलर वे से नरेंद्र मोदी के ऊपर भी एलिगेशन आ रहा है। इस वजह से लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी जो है, अपोजिशन कहता है कि वो डिक्टेटर है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जितने भी हमारे नौजवान लोग हैं वो हमारे पास्ट के बारे में भी जाने, इमरजेंसी के बारे में जाने, और एलिगेशन जो है उन पर कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, उनके ऊपर भी अपोजिशन ने एलिगेशंस लगाया था कि वो भी डिक्टेटर है। जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी के ऊपर जो आज के प्राइम मिनिस्टर है उन पर लगाया जा रहा है कि वो एक डिक्टेटर है। ये जब भी आप एक्सेस पावर किसी के हाथ में दे देते हो तो हमेशा ऐसा होता है कि उनमें एक डिक्टेटोरियल जो थॉट्स है, जो एक मेंटल एबिलिटी है, वो आ जाती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई जो हम बोले वही सही है। इसलिए बैलेंस ऑफ पावर होना बहुत ज़रूरी है। अभी MLA के इलेक्शन आने वाले हैं, अभी नगर सेवक के इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप अपना वोट जो है प्रॉपर एक ऐसे लोगों को दीजिए जो पहले तो पढ़े लिखे हैं और जिन्हें पावर को यूज़ करने आता है लोगों के हित में, और जिसके अंदर एक अथॉरिटी सोच है, जो मैं बोला वही सही है। आप ऐसे लोगों को वोट ना दें। और बैलेंस ऑफ पावर हमेशा जिस तरीके से हमारे संविधान में है, तीनों चीज़ें जो है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये तीन चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीन चीज़ें जो है अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है। उसी तरीके से आप सोचिए कि पावर भी जो है एक ही पार्टी को आप 270 सीट्स देकर या एक ही पार्टी को पूरी मेजॉरिटी देकर मत जीता है। अपने MLAs को एनालाइज करें, अपने नगर सेवक को एनालाइज करें और उस तरीके से वोट दें, ताकि आपकी आवाज़, भले वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, आपकी आवाज़ हर जगह सुनाई दे और आपका जो काम है वो हो सके। शुक्रिया।